गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज कक्षा 9 के छात्र छात्राओं को रस के बारे में बता रहे हैं, जो कि आपके पाठ्यक्रम यानी हिंदी में जो है 2 रस दिए गए हैं कक्षा 9 में, ठीक है ना। तो 2 रस में आपका है पहला श्रृंगार रस, जिसके बारे में हम आप लोगों को अगली वीडियो में बता दिए हैं। और आप में एक और रस है जिसका नाम है वीर रस। तो ये 2 रस हैं आपके पाठ्यक्रम में, और यही 2 रस आपके वार्षिक या अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हम आप लोगों को इसके अलावा भी जो बताए थे कि 5 रस बता देंगे, तो वह जो आप इंटर तक भी पढ़ेंगे तो उन्हीं रसों को निर्धारित किया गया है। तो ख़ास तौर से जो आपके पाठ्यक्रम में जो 2 रस हैं उनको आप लोग भली बात जान लीजिए और उनकी परिभाषा, उनका उदाहरण, उनका अस्थायी भाव याद कर लीजिए। तो उन्हीं पाठ्यक्रम में आप लोगों का एक दूसरा है वीर रस, ठीक है। वीर रस किसे कहते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। वीर रस का स्थायी भाव जो है, ये वीर रस, इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह, ठीक। पहला, सभी जितने भी रस हैं उन रसों का अस्थायी भाव याद होना चाहिए। तो आप लोगों को यह वीर रस के बारे में हम बता रहे हैं। तो वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है, ठीक है। इसके बाद आप वीर रस की परिभाषा लिखेंगे। जब भी पूछता है परीक्षा में तो यही पूछता है कि वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए, ठीक है। तो ये वीर रस की लिखिए, परिभाषा लिखे हैं, लिख रहे हैं ना। परिभाषा है, वीर का मतलब ही होता है यानी उत्साह, जो बिल्कुल उत्साहित हो। उसकी परिभाषा यह है कि शत्रु का उत्कर्ष, ठीक। शत्रु मैंने आप लोग जानते ही हैं, दुश्मन। देखिए कामा दिए हैं, शत्रु का उत्कर्ष, दीनों की दुर्दशा, ठीक, और धर्म की हानि आदि को देखकर, यानी शत्रु का उत्कर्ष, दीनों की दुर्दशा, धर्म की हानि आदि को देखकर, ठीक ना, इसको मिटाने के लिए हृदय में, ठीक ना, इसको मिटाने के लिए हृदय में उत्साह नामक अस्थायी भाव उमड़ता है। तो वहाँ जो है क्या? वीर रस होता है। जैसे शत्रु यानी दुश्मन, यानी दुश्मन का जो शक्ति होती है वह दीन का मतलब होता है गरीबों पर अत्याचार करना या धर्म को हानि पहुंचाना। यानी इन तीनों जो ये तीनों जो शब्द, ये तीनों शब्द जो दिए गए हैं, ठीक है, कि शत्रु का उत्कर्ष, दीनों की दुर्दशा, धर्म की हानि आदि को देखकर इसको मिटाने के लिए हृदय में उत्साह नामक अस्थायी भाव उमड़ता है। तो वहाँ वीर रस होता है। ये वीर रस की क्या है? परिभाषा है। एक बार और इसको हम आप लोगों को बता रहे हैं कि वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। इसकी परिभाषा यह है कि शत्रु का उत्कर्ष, दीनों की दुर्दशा, धर्म की हानि, ठीक, आदि को देखकर इसको मिटाने के लिए हृदय में उत्साह नामक अस्थायी भाव उमड़ता है।
तो वहाँ क्या वीर रस होता है ना। इसके बाद इसका आपका उदाहरण है। उदाहरण में जो है ये जो है जैसे लिखा है कि मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। देखिए ये जो उदाहरण जो दिया गया है, ठीक है, तो यह एक आसान उदाहरण हम देखकर आप लोगों को बताए हैं कि ताकि यह आप लोगों को याद भी हो जाए, ठीक है। उदाहरण बहुत हैं, आप किताब में देखिएगा, लेकिन आसान जो उदाहरण होता है, जो याद हो जाता है, उसी को लिख दिया जाता है, ठीक है। तो मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। यानी इसमें इसको ये जो उदाहरण जो दिया गया है, इसको लिखने वाले हैं जिन कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, लिखे हैं। लेकिन इसमें कहा गया है, मैथिली शरण गुप्त जी उन्हें कह रहे हैं कि अभिमन्यु का यह कथन, ये अभिमन्यु जो था उसका यह कथन अपने साथी, यानी जो उसका जो सारथी था, यानी जो रथ वो हाँकता था, उसके लिए इन्होंने कहा, अभिमन्यु ने, कि मैं सत्य कहता हूँ सखे। सखे का मतलब क्या होता है? मित्र। तो जो रथ को हाँकता है, ठीक है, जिसे हम सारथी कहते हैं, वह उसका क्या होता है? मित्र होता है उस राजा का, ठीक ना। तो उन्होंने कहा कि मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे। यानी अभिमन्यु अपने सारथी या अपने वो सारथी, सखी का मतलब होता है मित्र, मित्र से कहते हैं कि मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। क्या अभिमन्यु जो है अपने साथी से कहते हैं, मैं सत्य कहता हूँ मित्र, तुम मुझे, सुकुमार का मतलब होता है कमजोर, करें, तुम मुझे कमजोर मत समझो। करें अभिमन्यु जो है कि मैं सत्य कहता हूँ मित्र, तुम मुझे कमजोर, ठीक है, मत समझो या मत मानो, ठीक है। और कहते हैं कि यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। कहते हैं कि जो यमराज जो हैं, जो इतने क्या शक्तिशाली हैं, जो ताकतवर हैं, कि जो सबके प्राणों को क्या हर ले जाते हैं, तो कह रहे हैं कि यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। यानी यमराज से भी यानी ताकतवर, यानी युद्ध में, ठीक है, उनसे भी कहीं अधिक मुझे तुम मानो या मुझे तुम समझो। कि यमराज से भी यानी युद्ध में मैं उनसे भी क्या हूँ? अधिक ताकतवर हूँ। तो देखिए इसमें जो है यह वीर, इसमें वीरता की ही बात कही गई है, समझा गया ना। तो यह इसकी परिभाषा वीर रस की है और वीर रस का यह उदाहरण है। इसके बाद ठीक है, ये आपके पाठ्यक्रम में यानी श्रृंगार और वीर ही रस। इसके बाद हम अगला रस बता रहे हैं, इसको भी आप लोग याद करेंगे। यानी आप लोगों को बस दो ही रस याद करना, एक श्रृंगार और एक वीर। तो हम वीर श्रृंगार को बता दिए, आज वीर को भी आप लोगों को बता दिए हैं। और नीचे जो है तीसरा, यानी ये दूसरा हो गया और तीसरा ना करुण रस। करुण का मतलब होता है इसका अस्थायी भाव शोक होता है। देखिए आगे शोक लिखते हैं, जैसे इसका अस्थायी भाव उत्साह है, उसी तरह करुण रस का अस्थायी भाव क्या है? शोक है। देख रहे हैं ना। अब इस करुण रस की परिभाषा क्या है? तो देखिए, किसी प्रिय वस्तु, ठीक है,
किसी प्रिय वस्तु के नाश, देखा ना, नाश होने से जो दुख की प्राप्ति होती है, ठीक, किसी प्रिय वस्तु के नाश होने से जो दुख की प्राप्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? करुण रस कहते हैं। ठीक, यानी किसी प्रिय वस्तु के नाश होने से जो दुख की क्या प्राप्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? करुण रस कहते हैं। यानी करुण रस का स्थायी भाव सुख होता है। इसकी परिभाषा यह है कि किसी प्रिय वस्तु के नाश होने से जो यानी दुख की प्राप्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? करुण रस कहते हैं। अब करुण रस का यह नीचे उदाहरण है ना, कि क्यों कहा कि क्यों छलक रहा दुख मेरा, है ना, क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा की मृदु पलकों में। हाँ हाँ, आगे देखिए विस्मय सूचक लगा है, दिख रहा है ना। हाँ, उलझ रहा सुख मेरा संध्या की घन अल्पों में। यानी इसमें इसको लिखने वाले हैं जयशंकर प्रसाद, जो है ना, यानी जयशंकर प्रसाद कामायनी लिखे हैं, आंसू भी लिखे हैं, ठीक ना। तो ये जो है जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि इसमें यानी कह रहे हैं कि क्यों छलक रहा दुख मेरा, कह रहे हैं कि आज मैंने प्रिय वस्तु, कह रहे हैं कि आज जो है यानी मृत्यु, कह रहे हैं कि आज जो है मृत्यु हो जाने से, मृत्यु हो जाने से आज जो है मुझे क्या दुख हो रहा है। कह रहे हैं कि क्यों छलक रहा दुख मेरा, कह रहे हैं कि आज मृत्यु हो जाने से आज मुझे यानी दुख हो रहा है, ठीक, या मेरे आँखों से क्या पानी गिर रहा है उषा की मृदु पलकों में। जैसे यानी सुबह के पहर जो है ओस की जो बूंदें होती हैं, सुबह के पहर जो ओस की जो बूंदें होती हैं, जैसे कि यानी क्या, जैसे कि पलकों से क्या आंसू टपकता है, ठीक वैसे जो है, ठीक ना, उषा की मृदु पलकों, वैसे जो है हमारे यानी आँखों से क्या यानी बूंद टपक रहे हैं। हाँ, उलझ रहा सुख मेरा, करें कि हाँ विस्मय सूचक लगा हुआ है, देख रहे हैं ना, कह रहे हैं जिसके कारण ये मेरा जो है ये जो सुख है यह क्या हो रहा है, उलझ रहा है। और संध्या की घन अलकों में, घन माने जानते हैं आप लोग, बादल, संध्या में जानते ही हैं शाम, ठीक। अलकों का मतलब होता है जो बाल, जो काले जो बाल होते हैं, कभी कभी देखते हैं कि बादल जो है काले बालों के समान हो जाता है। तो देखिए संध्या की घन अलकों में, यानी जैसे कि शाम, ठीक है, जैसे कि यानी संध्या के समय बादल जो है उन काले यानी बालों के समान जो है वो क्या छिप जाता है, ठीक है। जैसे संध्या होते ही यह बादल जो है काले बालों के समान हो जाता है। तो कहने का मतलब, इसको लिखने वाले हैं ये जो क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा की मृदु पलकों में, हाँ उलझ रहा सुख मेरा संध्या की घन अलकों में। यानी कहने का मतलब यह है कि इसको लिखने वाले जयशंकर प्रसाद हैं, ठीक ना, जो कि यह करुण रस है जिसका अस्थाई भाव क्या है, शोक। जब शोक उसी समय होता है किसी को जब कोई प्रिय वस्तु का नाश हो जाता है, यानी
किसी की मौत हो जाती है, ठीक है ना। तो पहले ही दे दिया कि करुण रस का अस्थायी भाव क्या है, सुख दुख। तो यह करुण रस की परिभाषा और इसका यह उदाहरण, और यह ऊपर बताए हैं, यानी दूसरा वीर रस, तीसरा करुण रस, ठीक है ना। तो ये जो है आप लोग वीर रस या करुण रस की परिभाषा, उसका स्थायी भाव और उदाहरण, इन सभी चीज़ों को आप लोग क्या करेंगे, यानी पढ़ेंगे, और पढ़कर इसका स्थायी भाव, उदाहरण और उसकी परिभाषा सही से क्या करेंगे, याद करेंगे। तो आज मैं बस यही 2 रसों को पढ़ाकर मैं आज क्लास मैं अपना समाप्त कर रहा हूँ। फिर अगली वीडियो में अगले रस के बारे में बताएंगे।